बच्चों आज हम ये सवाल सीखेंगे, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक इसी प्रकार के सवाल होंगे हमारे। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारे सवाल जो होंगे एक ही तरीके से होंगे, ठीक है। तो इसको करने के बच्चों कुछ चरण होंगे, ठीक है। इसको हम किससे करते हैं? विरोधाभास, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें चरण 1 में क्या करना है आपको? देखिए चरण 1 में हमको मान लेना है। क्या मानना है? हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो हमें ये मान लेना है कि माना वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी को विरोधाभास बोला जाता है। बल्कि क्या है, माना कि वर्गमूल 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं किनको बोलते हैं हम? उन संख्याओं को जिनको हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। शर्त क्या होती है? Q इज नॉट इक्वल टू 0, हर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से भाग देने का गणित में कोई भी नियम नहीं है, ठीक है। क्योंकि 0 का मतलब Q यदि नीचे है हर में, तो इससे भाग देना पड़ेगा ना, किसमें? P में। तो यदि Q 0 हो जाएगा तो हम फिर P में भाग नहीं दे पाएंगे, शून्य से भाग नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए तब वर्गमूल 5 को किसके बराबर मान लेंगे? क्योंकि हमने मान लिया कि यह परिमेय है। यदि परिमेय है तो किस रूप में होगी? P/Q के रूप में होगी, ठीक है। जहां P और Q क्या होंगे बच्चों? पूर्णांक होंगे, ठीक है। याद रखना है कि P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। पूर्णांक क्या हुए? पूर्णांक किनको बोलते हैं? इनको 0, 1, 2, 3, ऋण 1, ऋण 2, इस प्रकार से ये पूर्णांक कहलाते हैं हमारे, ठीक है। एक चीज यहां पर और कही है, इस चीज को बहुत ध्यान गौर करना है कि यह सरलतम रूप में है। देखो ये सरलतम रूप में है का मतलब क्या है कि P और Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या तो ये बोलो, ठीक है, या ये बोलो कि HCF A and B इज इक्वल टू 1, एक ही बात है, ठीक है। या एक जगह और भी ऐसा भी लिखा होता है कि A और B, सॉरी P और Q कैसी संख्याएं हैं? सॉरी यहाँ P और Q लिख देता हूं मैं, P और Q का HCF कितना होगा? 1 होगा, ठीक। या किसी किताब में ऐसा भी लिखा होगा कि P और Q कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। तो ये भी लिख सकते हो आप। या आप क्या लिख सकते हैं कि P और Q किस रूप में है? सरलतम रूप में। इनकी काट के लिख दिए गए हैं। मतलब जैसे सरलतम रूप का मतलब है कि जैसे क्या था? 3/6 था, माना ये P है, ये Q है, ठीक है, ये P/Q। तो सरलतम रूप का मतलब हमने इसको क्या कर दिया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2 लिख दिया, ऐसे कर दिया। इसको सरलतम रूप कहते हैं। यह क्या था? 6/8 था, तो किससे कट गए हैं? सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2 से, 2 3 6, 2 चको 8 बराबर क्या आ गया? 3/4 आ गया। तो यह सरलतम रूप में हो गया। अब 3 और 4 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। यानी कि 3 और 4 कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब यह है कि 3 और 4 में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस चीज को लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ आ गई बात? सरलतम रूप का मतलब P और Q का 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह बात आ गई बच्चों समझ में? इतनी बात। तो ये पहला चरण 1 देखो, ये कुछ चरणों में हम इसको हल करने वाले हैं। तो आप चरण याद कर लेंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब चरण 2 क्या है? देखिए चरण 2 में हमने क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करना है, ठीक है। क्या लिखा था हमने? वर्गमूल
5 का वर्ग बराबर P बट्टे Q का वर्ग। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने क्या लिखा, वर्गमूल 5 बराबर P बट्टे Q लिखा, तो आप इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं, वर्गमूल 5Q बराबर P, तब जाके वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, तब जाके भी हम वर्ग कर सकते हैं, दोनों साइड का वर्ग करेंगे, वर्गमूल 5Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सीधे ही वर्ग कर दिया दोनों साइड। ठीक है, वर्गमूल 5 का वर्ग बराबर P बट्टे Q का वर्ग। तो वर्गमूल 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5। वर्ग क्यों कर रहे हैं हम, वर्गमूल को हटाने के लिए। वर्गमूल को हटाने के लिए कभी भी हो वर्ग करते हैं दोनों साइड, क्योंकि इक्वेशन है, तो इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड चीजों को कर सकते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, वर्गमूल दोनों पक्षों में। ठीक है, करेंगे कहां, दोनों पक्षों में। तो 5 बराबर P वर्ग बट्टे Q वर्ग हो गया। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट मिलता है हमको, देखिए यहां से हमको ये रिजल्ट मिलता है कि P वर्ग बराबर 5 Q वर्ग, यानी कि जो P वर्ग संख्या है वो संख्या में इसका जो वैल्यू है, देखिए बच्चों, P वर्ग की जो वैल्यू आ रही है, मान आ रहा है, वो 5 Q वर्ग के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब ये Q वर्ग का मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका एक गुणनखंड 5 अवश्य रहेगा, आगे से होगा नहीं है। 5 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। यदि 5 इसका एक गुणनखंड है तो P वर्ग की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी, डिविजिबल होगी, यानी कि P वर्ग क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यह बात क्लियर, समझ में आ गई बात, क्योंकि 5 उसका क्या है, एक गुणनखंड है, इसलिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। यदि इसकी जगह पर 1 रखोगे Q वर्ग की जगह पर, तो 5 गुणा 1 हो जाएगा, तो 5 गुणा 1 कितना हुआ, 5। ठीक है, यानी कि 5 क्या है, 5 से विभाज्य है। यदि Q वर्ग का मान 2 आता है माना, तो 5 गुणा 2 10, 10 भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, यदि Q वर्ग का मान तो हमेशा धनात्मक ही आएगा, क्योंकि वर्ग है ना। यदि ऋण संख्या का भी वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, धन ही आएगा। यदि Q वर्ग का मान 3 होता है तो पतिया 15, 15 भी क्या है, 5 से विभाज्य है। क्यों है, क्योंकि 5 उसके आगे से एक गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे ही वर्गमूल 2 वाले में भी होगा। यहां पर वर्गमूल 2 वाले में 2 Q वर्ग आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल 3 का निकालोगे तो 3 Q वर्ग आ जाएगा। तो इससे अब हम क्या करेंगे, अगला जो चरण होगा विश्लेषण। ये विश्लेषण में जो मैंने आपको बोला वही करना है। विश्लेषण में क्या है, P वर्ग बराबर 5 Q वर्ग का क्या मतलब हुआ कि P वर्ग क्या है, 5 से विभाज्य है। यदि P वर्ग किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी उससे विभाज्य होगी, यानी कि P वर्ग यदि 5 से विभाज्य होता है, विभाज्य है, तो यह चीज याद रख लो कि P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यह बात समझ में आ गई बात। देखो, P वर्ग 5 से विभाज्य है, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए P भी क्या है, 5 से विभाज्य होना चाहिए। यहां पर ये शर्त भी होती है, यह अभाज्य होना जरूरी है। ठीक है, तभी होता है ऐसा। ये जो आगे जो गुणनखंड आ रहा है ना, ये 5, ये अभाज्य संख्या आ रही है। ठीक है, ये देखिए P वर्ग 5 कैसी संख्या है, अभाज्य है, तो P वर्ग क्या है, 5 से विभाज्य है। तो ये याद रखना है, यदि P वर्ग 5 से विभाज्य है तो P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, शर्त क्या होती है इसमें कि जो संख्या जिससे विभाज्य हो रही है वो कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या किनको बोलते हैं, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाज्य होती हैं और किसी से विभाज्य नहीं होती, अर्थात जिनमें 1 का भाग जाता है पूरी बार, या फिर 5 उसी संख्या का जाता है। ठीक है, अन्य किसी का भी भाग उनमें पूरी बार नहीं जाता है। अब देखो, इतनी बात आ गई ना, यह हमने विश्लेषण किया यहां से, इसको विश्लेषण बोलते हैं। ठीक, तो अब मुझे पता लग गया कि P जो है 5 से विभाज्य है।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई बात। p क्या है? 5 से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या यदि 5 से विभाज्य होती है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, उसका एक गुणनखंड 5 लिख दिया हमने, उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा ना। यदि p 5 से विभाज्य है तो p क्या हो सकता है? 5 से विभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, या तो 5 होगा, या 10 होगा, या 15 होगा, या 20 होगा, या 25 होगा, यही तो होगा। ठीक है, तो इनको हम क्या लिख, 5 से विभाज्य संख्याएं यही हैं जो 5 के पहाड़े में आती हैं, समझ लो आप, वही तो है 5 से विभाज्य। 12 थोड़ी है 5 से विभाज्य, है क्या? नहीं है। भाग तो जाता है 5 का 12 में, लेकिन पूरी बार नहीं जाता है, शेष रह जाएगा। विभाज्य का मतलब होता है भाग पूरी बार जाना, अर्थात शेष 0 आना भाग देने के बाद। ठीक है, तो यहां पर इनको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए जरा, ये क्यों लिखा हुआ है p बराबर 5 के, इसको समझना है जरा सा। ठीक है, तो क्योंकि ये संख्याएं 5 से विभाज्य है, तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूं? 5 गुणा 1। 10 को क्या लिख सकता हूं? 5 गुणा 2। 15 को क्या लिख सकता हूं? 5 गुणा 3। 20 को क्या लिख सकता हूं? ये बात समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो? तो यानी कि यहां पर एक आगे से संख्या 5 तो आ ही रही है, पीछे वाला नंबर चेंज हो रहा है। देखो यार, इस नंबर की जगह हमने क्या लिख दिया? k लिख दिया। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या है? 5 गुणा k, ये मतलब है इसका। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो 5 तो रहेगा ही रहेगा। देखिए, 5 की जगह पर 5, और ये जो 1 2 3 4 जो चेंज हो रहा है उसकी जगह पर k। यहां पर k क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि ये ऋण 5 भी हो सकता है, ऋण 10 भी हो सकता है, ऋण 15 भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो उस स्थिति में 1 की जगह पर क्या हो जाएगा? ऋण 1 हो जाएगा। 2 की जगह पर क्या हो जाएगा? ऋण 2 हो जाएगा। 3 की जगह पर ऋण 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे। समझ में आ रही बात? यानी कि धन में भी हो सकता है, ऋण में भी हो सकता है। तो यहां पर यह बात समझ में आई। p बराबर 5 के क्यों लिया? क्योंकि p क्या था? 5 से विभाज्य था, इसलिए हमने माना। देखो यहां पर माना p बराबर 5 के। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। ऐसे लिखेंगे हम, जहां k क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, समझ आ गई बात? इसके बाद चौथा चरण क्या होगा बच्चों? प्रतिस्थापित करने का होगा। क्योंकि इससे पहले हम ये चीज एक समीकरण मान लेंगे, इसको जो पहले आया था हमारा। ठीक है, ये चीज पहले आ चुकी है। p वर्ग बराबर 5q वर्ग। जब हमने वर्ग किया था ना, दोनों साइडों का वर्ग किया था, तो किसमें? द्वितीय चरण में हमने जब वर्ग किया दोनों साइड, तो हमको ये एक समीकरण मिली थी वहां पर, उसको समीकरण 1 मानेंगे हम वहां पर। ठीक है, तो इस समीकरण में ये वैल्यू रख देंगे, p बराबर 5 के रख देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहां पर p की जगह पर 5 के रखेंगे तो 5k का वर्ग हो जाएगा बराबर 5q का वर्ग। p की जगह पर 5k रख दिया तो p का वर्ग है तो 5k का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो 5 का वर्ग कितना हुआ? 25। k का वर्ग क्या हो गया? k वर्ग बराबर 5q वर्ग। 25k वर्ग बराबर 5q वर्ग। ठीक है, तो यहां से q वर्ग बराबर क्या आ गया? 5k वर्ग। कैसे आया? देखिए, 25k वर्ग बराबर क्या था? 5q वर्ग था। तो 5 को यहां से निकालेंगे तो 5 कहां जाएगा? यहां नीचे भाग में। पचकम पपचा 25। तो यहां से क्या मिला मुझे? 5k वर्ग बराबर q वर्ग। ठीक है, इसको अब क्या कर दिया इसने? q वर्ग को इधर कर दिया, इस तरफ ले आए, और 5k वर्ग को इस तरफ ले आएंगे, 5k वर्ग। ठीक है, समझ में आई बात? इसलिए लिखा है q वर्ग बराबर 5k वर्ग। ये एक क्या मिल गया हमको? एक रिलेशन मिल गया। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे ही वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 वाले सवाल में भी होगा। सारे सवाल जरा प्रैक्टिस करोगे तब आएगा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर विश्लेषण करेंगे जैसे वहां पर किया था। वहां पर क्या आया था? p वर्ग बराबर आया था। वहां पर क्या आया था? p वर्ग बराबर 5q वर्ग आया था। यहां पर q वर्ग बराबर 5k वर्ग आ गया। देखिए, ये रिलेशन आ गया। तो ठीक वैसा ही विश्लेषण यहां भी करना है, क्योंकि q वर्ग को की जो वैल्यू आ रही है उसका क्या है? 5 एक क्या है? उसमें एक गुणनखंड है नहीं है?
कि भी इसका मतलब क्या हुआ 5 गुणा k वर्ग हुआ ना, समझ में आ रही बात। तो इसमें भी 5 क्या है, एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या होगा कि q वर्ग क्या है, इसका मतलब है q वर्ग 5 से क्या है, विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या होगा, q भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। अब हमने क्या सिद्ध कर दिया भाई, हमने तो उसको सरलतम रूप में लिखा था ना p और q को, हमने ये कर लिया था कि p और q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि जो p है उसका एक गुणनखंड 5 है नहीं है, p का गुणनखंड 5 आ रहा है, यानी कि p 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है। यानी कि दोनों का क्या है, एक के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड और प्राप्त हो रहा है हमको, वो क्या है 5 मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर से हम क्या करेंगे, देखिए यहां से विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है हमारी बातें। क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, हमने पाया कि p और q दोनों क्या हैं 5 से विभाज्य हैं। इसका मतलब क्या है, p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। समझ में आ रही बात। पर यह हमारी इस धारणा का विरोध करता है कि p और q किस रूप में थे, सरलतम रूप में थे। समझ में आ रही बात। सरलतम रूप में होते तो 5 गुणनखंड मिलता नहीं मिलता। मुझे 5 गुणनखंड मिल रहा है तो इसका मतलब p और q सरलतम रूप में थे ही नहीं, लेकिन वो तो थे, हमने कर दिया था उनको सरलतम रूप में, मान लिया था या कर लिया था। ठीक है, क्योंकि सरलतम रूप में हम क्या कर सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन गलती कहां पर हो रही है, फिर हमारे मानने में हो रही है। समझ में आ रही बात। तो यहां से हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। क्या निष्कर्ष, कि हमारी धारणा क्या है, गलत है। जो हमने धारणा बनाई थी, क्या धारणा बनाई थी कि वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए अतः हम यह कहेंगे, सॉरी, एक परिमेय संख्या है। हमने क्या धारणा बनाई थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो वो धारणा क्या थी हमारी, गलत है। ठीक है, अतः वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ऐसी कहानी है बच्चों इस सवाल की। तो इसी प्रकार के आपके वर्गमूल 2 वाले भी होंगे, वर्गमूल 3 वाले भी होंगे, वर्गमूल 7 वाले भी होंगे। ठीक है, तो आया समझ में, समझ आया।